struggling with English literature? Don't worry, I have got you covered here. We will break down poems, novels, and plays in a super simple way. So let's make literature fun and easy. Now we will discuss Half of a Yellow Sun, written by Ngozi Adichie. Question number 15. Explanation of summary Half of a Yellow Sun by Chinmanda Ngozi Adichie. Understood? Ngozi Adichie full name is Chinmanda Ngozi Adichie. This is the famous novel written by Ngozi. So we will discuss about this. यहाँ पर आज जिस नॉवेल को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है चिनमांडा नगोजी अडिची का हाफ ए येलो सन। ये बेस्ड है उन नीग्रो सोसाइटी के ऊपर जिनके साथ जो ब्रिटिश लोग थे या जो ब्रिटिश पर्सन्स होते थे या कम्युनिटी होती थी वो उनको एक्सप्लॉइट करती थी, हर तरह से एक्सप्लॉइट मीन्स मेंटली, फिजिकली एंड देयर डिग्निटी। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से करके उनके साथ में बिहेव होता था। तो उसी बेस पर, उसी एक तरह से देखा जाए उसी इश्यूज़ को उठा करके इन्होंने एक नावल लिखा जिसका नाम था हाफ ऑफ ए येलो सन। बाद में फिर इसके ऊपर मूवी भी बनी है। तो हमारा जो सिलेबस है जिसमें हम देख रहे हैं, हमारा सिलेबस अफ्रीकन कैरेबियन लिटरेचर, उसमें ये नावल और ये मूवी को रखा हुआ है। आपके क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा उसका फॉर्मेट यहाँ आपको दिया जा रहा है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर यही लिखना है जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन को इस मतलब अच्छे से समझिएगा और बहुत अच्छी स्टोरी है। दूसरी चीज़, अगर आप फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने का तो आंसर में कहाँ कहाँ पर क्या क्या हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को बहुत ही डीपली स्टडी करना है कि कौन सी हेडिंग कहाँ पर आएगी और किसके अंदर मुझे कौन सा पैराग्राफ लिखना है। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ओके। एक्सप्लेनेशन ऑफ समरी हाफ ए येलो सन बाय चिनमांडा नगोजी अडिची। इसमें तो और कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको समझाऊं, सिंपली वो समरी का एक्सप्लेनेशन पूछ रहा है। अगर ये पूछा जाए तो भी आप यही आंसर लिखिएगा, लेकिन अगर इस तरह से पूछें एनालिसिस ऑफ द नॉवेल हाफ ऑफ ए येलो सन बाय चिनमांडा नगोजी अडिची, मतलब वो एनालिसिस करा रहा है आपसे इस नॉवेल का। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, ये आप भी जानते होंगे, यानी किसी चीज़ को बहुत ही गहराई से समझ करके फिर उसके बारे में लिखना। तो हम इसी क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिक देख लीजिए, बहुत अच्छी पिक है, इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है आंसर की। एक मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, okay, start now. Summary. Half of a Yellow Sun is a powerful historical novel by Nigerian author Chinmanda Ngozi Adichie, published in 2006. हाफ ऑफ ए येलो सन एक पावरफुल हिस्टोरिकल नावल है जो लिखा गया नाइजीरियन ऑथर चिनमांडा नगोजी के द्वारा और पब्लिश हुआ 2006 में। इट इज़ सेट ड्यूरिंग द नाइजीरियन सिविल वॉर, ऑल्सो कॉल्ड द बायफ्रन वॉर, इन द लेट 1960s। इसकी जो सेटिंग है वो उठाई गई है नाइजीरियन सिविल वॉर के दौरान की, जिसको आज के ज़माने में बायफ्रियन वॉर भी के नाम से भी जाना जाता है, जो हुआ था 1960s में। द स्टोरी इज टॉल्ड थ्रू द आइज़ ऑफ 3 मेन कैरेक्टर्स। इस कहानी में दिखाया जाता है कि आपको ये कहानी अपने 3 कैरेक्टर्स के माध्यम से देखनी है, और वो तीनों कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। मतलब हमारी इस कहानी में कितने हैं, इसने ये स्टार्टिंग में ही कह दिया कि 3 कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं, जिनके नज़रिए से हमें इस पूरी स्टोरी को देखना है कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या नज़रिया है इस पूरे जितना भी ये लिखा गया है नावल।
whose lives become deeply affected by the war। उसकी वजह यह भी है कि उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इस वॉर से अफेक्टेड हुई थी, बहुत ही गहराई से जाकर के अफेक्टेड हुई थी। इसलिए अब हम इन मैन कैरेक्टर्स को लेकर के इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरी नावल को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर है उगू, a village boy who works as a house boy for a university professor ऑर्डनिगो। एक गांव का लड़का है जो काम करता है घर में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के यहाँ। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का नाम है ऑडिंगो। ही रिप्रेजेंट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द लोअर क्लास एंड एक्सपीरियंसेस वॉर फर्स्ट हैंड। वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उस लोअर क्लास को जो बहुत ज़्यादा गरीब है। उसका अपना खुद का एक्सपीरियंसेस है कि उससे किस तरीके से इस वॉर को डायरेक्ट प्रभावित किया है। तो गरीब लोग तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं किसी भी वॉर से, आप भी जानते होंगे। तो यही था इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कैरेक्टर है उगू, मतलब वो एक घर में काम करने वाला नौकर समझिए आप उसको। नौकरी कहाँ पर करता है? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के घर में। तो वो सबसे ज़्यादा लोअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका जो अपना अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है वॉर को, क्योंकि वो वॉर से सीधे ही प्रभावित हुआ था, डायरेक्ट अफेक्ट हुआ था। नंबर 2 है ओलोना। ओलेना, ए ब्यूटीफुल एंड एजुकेटेड वुमेन फ्रॉम ए वेल्दी नाइजीरियन फैमिली। ओलोना एक बहुत ही सुंदर एजुकेटेड वुमेन है और धनी महिला भी है। नाइजीरियन फैमिली मतलब धनी नाइजीरियन फैमिली से बिलोंग करती है। शी इज़ ऑडिंगो पार्टनर एंड लेटर हिज वाइफ। वो बाद में जाकर के वो ऑडिंगो की पार्टनर बनती है और फिर बाद में उसकी शादी हो जाती है। हर स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रगल्स ऑफ द एजुकेटेड इटल ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट। कहानी पूरी तरीके से प्रभाव डालती है उनके स्ट्रगल को लेकर के। उनकी एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे लोग भी इससे अछूते नहीं रहे थे जब वॉर हुआ था। तो उनका जो स्ट्रगल हुआ एजुकेटेड इलाइट में पढ़ने के बावजूद भी उस संघर्ष के दौरान उसको भी किस तरह से वो प्रभावित हुए, यहाँ पर ये कहानी हमें ओलोना की तरफ नज़रिए से भी देखनी होगी। नंबर 3 है रिचर्ड, ए ब्रिटिश राइटर एंड इंटेलेक्चुअल हु फॉल्स इन लव विद ओलोनास ट्विन सिस्टर कैनन। रिचर्ड जो कि एक ब्रिटिश राइटर है, बहुत ही बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल है, वो प्यार में पड़ जाता है ओलेना की जो जुड़वा बहन है जिसका नाम है कैनन। He becomes involved in the Biafran cause and gives an outsider's view of Nigerian society and politics। वो इस बायफ्रेन जो ये वॉर हुआ था, बायफ्रेन वॉर, इसमें इन्वॉल्व तो होता है और साथ ही उसका जो देखने का नज़रिया है नाइजीरियन सोसाइटी और वहाँ की पॉलिटिक्स को, वो एक आउटसाइडर की तरह है, क्योंकि वो वहाँ का तो रहने वाला है नहीं। ब्रिटिश राइटर है तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड से आया है। वो ठीक है कि कैनन के प्यार में पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बायफ्रेन वॉर को अपने नज़रिए से देखता है और नाइजीरियन सोसाइटी और उसकी पॉलिटिक्स को भी वो एक आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। द नॉवल एक्सप्लोर्स द कैरेक्टर्स पर्सनल लाइव्स, लव, बेट्रायल, लॉयल्टी एंड आइडेंटिटी। ये नॉवल पूरी तरह से इन कैरेक्टर्स के जो पर्सनल ज़िंदगी है, जो पर्सनल लाइव्स है, उसको दिखाया जाता है कि किस तरह उसमें प्यार है, धोखा है, ईमानदारी है और अपनी पहचान के लिए संघर्ष है। वाइल द पॉलिटिकल सिचुएशन अराउंड देम डेट्योर्स इनटू वॉर। जब ये पॉलिटिकल सिचुएशन उनके चारों तरफ आती है और वॉर की जो विभीषिका है वो उनको चारों तरफ से घेर लेती है, यानी कि वॉर होने के बाद जो दिक्कतें पैदा होती हैं उनको घेर लिया जाता है हमारे कैरेक्टर्स को। और पॉलिटिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी तब क्या है, When Biafra, a southeastern region of Nigeria, tries to secede and from its own nation, civil war break out। जब बाइफेरिया जो वॉर थी वो नाइजीरिया का जो क्षेत्र था जिसमें साउथ ईस्टर्न के नाम से उसे कोशिश किया जाता है कि उससे अलग कर दिया जाए और इस तरह उनका अपना ही देश दो भागों में टूटते हुए दिखाई देता है सिविल वॉर की वजह से। द वॉर ब्रिंग्स वायलेंस, स्टार्वेशन, लॉस एंड ट्रॉमा। ये युद्ध लेकर के आता है हिंसा, भूख और पीड़ा और सदमा। रिलेशनशिप आर टेस्टेड एंड ईच अदर। सारे रिलेशनशिप जितने भी थे, रिश्ते, उन सब ने इसको चखा था। एंड ईच कैरेक्टर इज फोर्स टू कन्फ्रंट देयर बिलीव्स एंड फियर्स। किस तरह एक दूसरे से ये सारे कैरेक्टर सामने आ जाते हैं, विरोध करने लग जाते हैं और साथ ही इनका विश्वास और इनका डर भी सामने आता है। मतलब एक युद्ध की वजह से सारे जितने भी हमारे जो कैरेक्टर्स थे वो सब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और जो एक दूसरे से मतलब प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ हमदर्दी रखते थे, एक वक्त ऐसा आता है कि वो सभी उनके जो संबंध है वो उससे प्रभावित होते हैं, सब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उनका जो विश्वास था, जो डर था, वो भी उनमें दिखाई देने लग जाता है। एनालिसिस ऑफ द प्लॉट।
प्लॉट का एनालिसिस देखते हैं। हाफ ऑफ ए येलो सन इज नेम्ड आफ्टर द सिंबल ऑन द बाइफेरियन फ्लैग रिप्रेजेंटिंग होप एंड ए न्यू बिगनिंग। आधा उगा हुआ सूरज ये एक सिंबल है बाइफेरियन फ्लैग का, जो रिप्रेजेंट करता है आशाओं का और नई शुरुआत का। द नॉवल इज़ बोथ इंटेंसिटी पर्सनल एंड डीपली पॉलिटिकल। ये नॉवल अपने आप में दोनों तरह से, व्यक्तिगत रूप में भी और पॉलिटिकल रूप में भी, अपने आप में दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहा है। इट ब्लेंड्स इंडिविजुअल ह्यूमन स्टोरीज विद द ब्रॉडर थीम्स ऑफ। अगर हम इसको देखें तो हम इस बात को फील करते हैं कि इट ब्लेंड्स इंडिविजुअल ह्यूमन स्टोरीज़, के इसमें अलग अलग जो ह्यूमन स्टोरीज़ है वो भी दिखाई गई हैं, और साथ ही वो राजनीतिक जो विषय हैं वो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, और सब सारे कैरेक्टर्स की जो स्टोरीज़ है वो एक ब्रॉडर थीम लिए हुए है, क्योंकि हर कैरेक्टर अलग अलग है। जैसे हमने ओगू को पढ़ा, ओलोनिया को पढ़ा, रिचर्ड को पढ़ा, तो तीनों कैरेक्टर का क्या है कि एक इंडिविजुअल स्पेस है। इंडिविजुअल स्पेस होने की वजह से उनकी स्टोरीज़ भी अलग अलग टाइप की हैं, और जो हम थीम का ब्रॉडर देख रहे हैं, यानी थीम का जो हम एक तरीके से डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, उसका ब्रॉडर देख रहे हैं, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि वो अलग अलग ही फिर बुना गया या अलग अलग ही उसको लिखा गया। हम देख लेते हैं किस तरह से इसकी थीम जो है आगे चल कर के बेस्ड है। कॉलोनियलिज्म एंड इट्स आफ्टरमाथ। कॉलोनियलिज्म का मतलब उपनिवेशवाद और बाद में फिर उसका प्रभाव। सबसे पहले हमें ये हेडिंग पढ़नी होगी, क्योंकि हम इसके थ्रू ही ये समझ पाएंगे। शोइंग हाउ नाइजीरियाज डिविजन्स वर शेप्ड बाय ब्रिटिश रूल। ये दिखाता है कि कैसे नाइजीरिया का डिवीज़न हुआ ब्रिटिश रूल के द्वारा, यानी जो ब्रिटिश थे उन्होंने ही उपनिवेशवाद के में आकर के कि ताकि नाइजीरिया की जो जातीय और सांस्कृतिक खाई थी उसको फिर इन्होंने गहरा किया। वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सिविलियंस। इस युद्ध ने कितना प्रभाव डाला सिविलियंस के ऊपर, स्पेशली थ्रू द सफरिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। कोई भी युद्ध होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो करती हैं औरतें और बच्चे। ठीक है, तो वही इस सेकंड हेडिंग में भी है कि वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सिविलियंस पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ा है इस वॉर का। तो स्पेशली वुमेन सफरिंग हुई, और साथ में चिल्ड्रन, बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन लोगों ने। लव एंड लॉयल्टी, प्यार और ईमानदारी, बिटवीन फैमिली पार्टनर्स एंड इवन बिटवीन सोशल क्लासेस। परिवार के बीच, पार्टनर्स के बीच, इवन कि सोशल क्लासेस के बीच भी आपस में प्यार और लॉयल्टी को अगर देखा जाए तो वो कम हुई थी। आइडेंटिटी एंड नेशनहुड, पहचान और राष्ट्रीयता के चक्कर में, नेशनहुड का मतलब है अपनी राष्ट्रीयता को बचाना। एक्सप्लोरिंग व्हाट इट मीन्स टू बिलोंग टू ए कंट्री और कल्चरिंग ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट। इसमें थीम को एक्सप्लोर किया गया है कि कंट्री जो भी व्यक्ति होता है, जब वो किसी कंट्री से बिलोंग करता है तो उसकी संस्कृति, उसे अपनी आइडेंटिटी को बचाना होता है, क्योंकि उसके साथ में उसका नेशनहुड होता है, उसकी जो है कंट्री का जो वो अपना ट्रेडिशन लेकर के आया, अपना कल्चर लेकर के आया, तो वो नेशनहुड उसके साथ में प्लस उसकी अपनी आइडेंटिटी है। ये संघर्ष के दौरान बचा लेना, मतलब या युद्ध के दौरान बचा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, तो इसी को एक्सप्लोर किया है इस थीम ने। चिनमाडा अडीची यूजेस फिक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि चिनमाडा जो अडीची हैं उन्होंने क्या कहने की कोशिश की अपने उपन्यास के माध्यम से। चिनमाडा अडीची यूजेस फिक्शन टू ह्यूमनाइज हिस्ट्री, गिविंग वॉइस टू दोज हु लिव थ्रू ए फॉरगेटन वॉर। चिनमाडा अडीची इस उपन्यास के ज़रिए एक भूले हुए युद्ध की कहानी को जीवंत करती हैं, जो इतिहास के पन्नों में अक्सर अनदेखा रह जाता है। The novel is widely praised for its emotional depth, rich characters and historical significance. ये नावल, अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर्स की, इसके इतिहास की, और इसमें इमोशनल जो डेप्थ है, जो हमारे जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके जो है रिचनेस है, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग ये नावल पूरी तरीके से प्रशंसनीय है। लोगों ने जब इसको पढ़ा, इसके ऊपर मूवी बनी, तो इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, और उन्होंने इसको प्रेस करते हुए, मतलब इसकी बहुत ही एडमायर जिसको कह सकते हैं, तो अडीची का बहुत ज़्यादा एडमायर भी हुआ कि ये बहुत ही अच्छा नावल है। नीग्रो या नाइजीरियन जो थे उनकी उस तकलीफ़ को दिखाना, वॉर के दौरान उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला, तो ये सारी चीज़ें इस नावल में हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यही मूवी भी इसी के ऊपर बेस्ड है। आप इसको ध्यान दीजिएगा कि मूवी भी इसी के ऊपर बेस्ड है, नाम भी यही है। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाता है तो आप सेम इसी तरह अटेम्प्ट करिएगा,
आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बिना स्किप किए देखा करिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या समझाया जा रहा है पूरी वीडियो में और किस क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।